जो बातें आज की डेट में आप लोगों के सामने साइकोलॉजी या फिर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट के थ्रू रखी जाती हैं, बहुत पहले ये बातें भगवत गीता या फिर हमारी कंट्री में जो शास्त्र हैं उनके थ्रू बताई जा चुकी है। जैसे यहाँ पर बोला गया, साइकोलॉजी ये बोलती है कि अगर आप लोग किसी को प्यार करते हैं तो भले ही वो पर्सन आप लोगों के साथ में हो या ना हो, आप लोग ये चाहेंगे वो खुश रहे, और यही एक तरीके से प्यार होता है। एक तरीके से किसी को पाना यानी कि वो मेरे पास में ही रहे, वो तभी मैं उससे प्यार करूं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। और यही बात यहां पर कृष्ण जी ने बोली थी, यहां पर जब राधा को समझा रहे थे कि एक तरीके से यही प्यार नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूं। एक तरीके से अगर आप लोग किसी की खुशी चाहे, भले वो आपके साथ में हो या ना हो, वो भी एक प्यार होता है। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये लगता है कि वो हमारे ही पास में होना चाहिए, बस वही एक प्यार है। वो एक तरीके से एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर देता है प्यार के नाम पर, जो कि नॉर्मली एक डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। एक तरीके से लाइफ में आप लोगों की शांति नहीं, और ज्यादा आप लोगों की लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई अपनी लाइफ को लीड करके चल रहा है तो वो आगे चल के एक क्रिमिनल माइंड का पर्सन आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन जो पर्सन ये कि चाहे मेरे साथ में हो चाहे ना हो, सामने वाला खुश रहे, उसका माइंड हमेशा शांत रहेगा और वो अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे, ये खुद आप लोगों की चॉइस है, कोई आप लोगों को ये चॉइस थोप नहीं सकता। तो बताइए कौन सी कैटेगरी आप लोगों को सही लग रही है, जिससे प्यार करते हो खुश रहे, या फिर वो आप लोगों के साथ में ही रहे तो खुश रहे। आप लोगों को क्या लगता है, अपना व्यू बताइएगा। नेक्स्ट यहां पर नजर डालते हैं छोटी सी कोरोना वायरस के केसेस पर ऊपर। टोटल मिलाकर 57 लाख केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के दिन में कोरोना वायरस के होने देख चुके हैं, और लगभग 3.5 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है। 24 लाख के करीब जो लोग हैं अब तक इससे यहां पर निजात पा चुके हैं। तो ये कहीं आप लोग बोल सकते हैं ये लकी लोग हैं जो अपनी जान बचाकर आ चुके हैं। यूएसए अकेले यहां पर 1 लाख से करीब लोगों को गवा चुका है, और 17 लाख के करीब लोगों की अब तक यहां पर ये इन्फेक्टेड इस केस से हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर, रसिया, स्पेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और इंडिया में नॉर्मल एक एवरेज चल रहा है, लगभग 6,000 के करीब केस आते हैं। कल जो केस आई ये 7,000 के करीब केस देखने को मिले, और 4,500 के करीब लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हमारी कंट्री टॉप पर चल रही है, खास हमारी कंट्री में टॉप पर चल रहा है महाराष्ट्र, जिसमें 56,000 के करीब लोगों की अब तक यहां पर इंफेक्टेड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर बीमारी से, और टोटल मिलाकर 1,897 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है, गुजरात को पीछे छोड़कर। यह काफी बड़ी बात है। यहां पर अब गुजरात जो है वो चौथे नंबर पर पहुंच गया, जो पहले दूसरे नंबर पर हुआ करता था, और दिल्ली अब तीसरे नंबर पर यहां पर आ गया है नंबर ऑफ केसेस के मामले में। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 1,58,086 के करीब केस हैं, और ये अब से 2-3 घंटे पहले की अपडेट है। जब मैंने पीपीटी खोली थी तो तभी मैंने इसको अपडेट किया था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर रख सकते हैं। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। आर्टिकल के ऊपर नजर डालने से पहले एक छोटी सी न्यूज है, ये आज के फ्रंट पेज पर थी। यहां पर जो बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आप लोगों को पता है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झड़प चल रही थी, कई बार डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बोला गया कि मैं मीडिएशन कर सकता हूं, मैं आप लोगों के मन में शांति ला सकता हूं। पर लेकिन यहां पर हमेशा इंडिया ये बोलता था पहले आप मेडिटेशन करो, अपने मन में शांति लेकर आओ, तब दूसरों के मन में शांति लेकर आना। अब फिर से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोलने का मौका मिल गया है। ट्विटर कोई शानदार तरीके से यूज करता है। जैसे मैं ट्विटर यूज कर रहा हूं तो मैं देखता हूं एक ऐसा पर्सन सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है ट्विटर सबसे शानदार तरीके से यूज करता है, तो वह ट्रंप भाई साहब सोते हुए भी ट्वीट करते रहते हैं। पता नहीं कैसे कैसे ट्वीट करते हैं। ओबामा गेट के पीछे लगे हुए कुछ दिनों से, हर बार ओबामा गेट। ये मतलब बंदा जा चुका है 4 साल पहले, अब तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है उसको ये बंदा। तो इस तरीके से ट्विटर पर किसी को फॉलो करो या ना करो, इस इंसान को जरूर फॉलो कर लेना आप लोगों को एंटरटेन करता रहेगा। तो ये कंडीशन है आज के में इनके द्वारा बोला गया कि इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएशन कर सकता हूं। चाइना ने बोल दिया साफ साफ कि मीडिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप यहां पर मैटर को रिजोल्व कर लेंगे, और अभी जो है इस सिचुएशन जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन है। इनको पता है अगर यहां पर यूएसए आएगा तो फिर यहां पर एक तरीके से चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी यहां पर, क्योंकि चाइना के फेवर में बात नहीं होने वाली है। आज एक शानदार आर्टिकल डिस्कस करूंगा हांगकांग से रिलेटेड, वहां पर भी कुछ एंगल आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। हालांकि आर्टिकल में नहीं दिया है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर वो देखेंगे हम लोग। नॉर्मली कोविड-19 से रिलेटेड तो आर्टिकल बहुत सारे हो चुके हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ये वाला आर्टिकल जो है यहां पर ये आने वाले टाइम में बोला जा रहा है, अभी तमिलनाडु के द्वारा स्टेप उठा लिया कि जून में बच्चों को एग्जाम कंडक्ट कराने हैं, तो आखिर कितने लंबे समय तक पोस्टपोन कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि बीमारी के साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तक दवाई नहीं आ जाती है। कम से कम हम लोगों को कोई एक सिस्टम यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल है यहां पर, इसके ऊपर डिटेल में नजर डालेंगे कि क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। एक जो आर्टिकल है यहां पर जो आज के में टिड्डी का अटैक फसल के ऊपर देखने को मिल रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको देखेंगे क्या कंडीशन है। एक आर्टिकल
आर्टिकल यहां पर देखने को मिल रहा है, ये बात कर रहा है हांगकांग में प्रोटेस्ट के बारे में। फिर से हांगकांग में प्रोटेस्ट यहां पर स्टार्ट हो गया है, तो उसके चलते क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ये काफी सोचने वाली बात यहां पर हो गई है। तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर इससे सामने निकल कर आ सकती है। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये माइग्रेंट वर्कर की अगर दिक्कत खत्म करनी है तो 4 पॉइंट यहां पर ये बता रहे हैं। वो 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से हैं, जिसके चलते बोल रहे हैं कि ये 4 पॉइंट अगर रहेंगे तो यहां पर चीजों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये फिर से आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है जो अभी हमारी कंट्री में नहीं पैकेज वगैरह दिया गया है, तो प्रॉपर वे में चीजें होनी चाहिए, तो वही सारी चीजें यहां पर बोली जा रही हैं। ये जो आर्टिकल लिखा गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो किसानों की जो फसलें हैं वो मार्केट तक पहुंचनी चाहिए, मार्केट तक पहुंचेगी तो उनको प्राइस मिलेगा, और यही सबसे बेस्ट तरीका है उनकी मेहनत का उनको रिपे करने का। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। 2 इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी की रिसेंटली डेथ हुई जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर उनके कम से कम उन पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। ये वाला जो आप लोगों का कार्टून है इसको अभी देखेंगे, यहां पर ये डेटा पॉइंट है, वही सारी चीजें जो आप लोगों को दिखाई है वही चीजों को यहां पर अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप लोग आज का कार्टून देखिए। कार्टून में बेसिकली यहां पर ये है श्रमिक स्पेशल, जो कि यहां पर चलाई गई थी। बेसिकली यहां पर जो माइग्रेंट वर्कर है, आज की डेट में आप लोग देखिए माइग्रेंट वर्कर को लेकर ना बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेली जा रही है, तो उसी को यहां पर दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो कंडीशन आप लोगों के सामने है। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर की जान भी जा चुकी है। प्रॉपर पॉलिसीज अगर निकल कर आती तो एक अकेला बंदा सोनू सूद, उस बंदे ने अकेले ने ये देखिए कितने सारे बंदों को वहां से यहां पहुंचा दिया। तो एक तरीके से जो सिस्टम खोखला है माइग्रेंट वर्कर को लेकर, जिसके बारे में काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो सारी पोल खोल के लगी जरा सी देर में इस बंदे ने। तो यहां पर सारे पॉलिटिशियन जो है वो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। तो ये चीजें यहां पर आप लोग देखते हैं, तो यही कार्टून यहां पर शो कर रहा है। पहले यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। 4 पॉइंट यहां पर बता रहे हैं ये, अगर माइग्रेंट वर्कर जो है आज के डेट में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जो पॉलिसी जहां पर साइलेंट है, तो उसके बारे में ये बात करें कि 4 ऐसी चीजें हैं जो कि फोकस करनी चाहिए अगर आप लोग इस पेंडेमिक क्राइसिस से बाहर निकलना चाहते हैं, खासकर माइग्रेंट वर्कर को लेकर। तो पहले ये 4 पॉइंट बता देता हूं, यहां पर इनके मन को शांति मिलेगी। ये 4 पॉइंट आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ये बात कर रहा है कि हम लोगों को महात्मा गांधी जी के पैटर्न पर सोचना चाहिए। महात्मा गांधी जी के पैटर्न पर क्या सोचना चाहिए? नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साइड में रखने की बात इनके द्वारा की गई है। महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे? महात्मा गांधी जी ये बोलते थे आज के दिन में भी हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो गांव में रहता है, तो गांव पर हम लोग को फोकस देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बोली गई है। हम लोग क्या करते हैं? सिटीज पर फोकस देते हैं, इंडस्ट्रीज पर फोकस देते हैं, बड़े बड़े सेक्टर पर फोकस देते हैं, पर लेकिन गांव को भूल जाते हैं, जो कि एक बेसिक है, एक बेस है यहां पर सब चीजों का। तो सबसे पहली बात बोली गई गांव पर फोकस देना चाहिए, पहली बात इनके द्वारा ये बोली गई है। दूसरी जो बात बोली गई यहां पर गांव के साथ ही आप लोग स्मॉल टाउन पर भी फोकस दे सकते हैं, पर लेकिन सिटीज के बारे में ज्यादा मत सोचिए। सिटीज में फिर भी काफी सारी जो अवेलेबिलिटी चीजें रहती हैं अवेलेबल। दूसरा बोला गया यहां पर रिबिल्ड करने की बात की जा रही है गांव की इकोनॉमी, खासकर गांव में हाउस होल्ड सबसे पहले तो होना चाहिए। जैसे अभी बात की जाती है स्वच्छ भारत अभियान के तहत में, ठीक है, तो काफी कुछ यहां पर क्रिएट किया गया, तो उसके ऊपर आप लोग फोकस दे सकते हैं। रूरल एरिया में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग बना सकते हैं, उसके ऊपर फोकस दीजिए। ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के चलते यहां पर इंप्लॉयमेंट जो जनरेट होगा और माइग्रेंट जो जैसी चीजें होती हैं, लोग वहां से निकलकर दूसरे एरिया में जाते हैं, वो जाना बंद कर देंगे। स्किल वगैरह आप लोग यहां पर दीजिए, यहीं पर ही आप लोग कैपेसिटी बिल्ड कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। तो ये काम आप लोग को गांव के आसपास ही करना पड़ेगा। आप लोगों को गांव को ही एक क्लस्टर यूनिट बनानी पड़ेगी। जब ये मैं पॉइंट पढ़ रहा था तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर का पूरा वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि प्रोवाइड जो अर्बन एमिनिटीज होती हैं उनको गांव वाले एरिया में आप लोग प्रोवाइड करो, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो फैसिलिटीज आप लोग शहर में प्रोवाइड कराते हैं, वो फैसिलिटीज आप लोग गांव वाले एरिया में प्रोवाइड करो। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा भी बोला गया था। इन्होंने भी यहां पर चीजों को समझा और उसके बाद में यहां पर ये चीजें बोली। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोल सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है? गांव के एरिया में आप लोग ये चीजें सारी स्टेब्लिश करो। तीसरी जो बात बोलेगी यहां पर, ये एक तो सबसे बड़ा फोकस आप लोग का ये होना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। आज के डेट में जो काम कर सकते हैं, अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है तो उसको उसी के स्टेट के अंदर काम कराओ, उसी के स्टेट के अंदर जो विलेज क्लस्टर आप लोग डेवलप करो, ताकि उसको बाहर न जाना पड़े, ठीक है। तो ये फोकस आप लोग को देना पड़ेगा। और यहां पर आप लोग एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि एक प्लान बनाओ माइग्रेंट, जो खासकर जो माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड ही प्लान हो, तो उसके ऊपर आप लोग फोकस
लेकर चलिए। चौथा जो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने वाला जो सबसे बड़ी एक तरीके से करप्शन की जड़ होती है वो है फंड। तो फंडिंग आप लोगों को यहां पर अप टू द मार्क रखनी पड़ेगी। इनके द्वारा तो ये भी बोला गया अगर आप लोग हेल्थ पर और एजुकेशन पर लगभग 20% अपने बजट का खर्च करो। अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए एक ये समझिए आप लोग कहीं ना कहीं देश की कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, खासकर गांव पर फोकस देना, वहीं पर ही क्लस्टर यूनिट तैयार करना, माइग्रेंट के लिए प्लान तैयार करना और गांव में ही यहां पर फंड प्रोवाइड कराना आप लोगों को। इससे क्या होगा, हम लोग ग्राउंड रूट जो डेमोक्रेसी है विलेज लेवल पर हम लोग उसको इंप्रूव कर लेकर आएंगे। और चेक एंड बैलेंस के लिए भी आप लोग प्रॉपर वे में यहां पर प्लान रखिए। तो ये सारे सिस्टम आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे तो ही सिचुएशन जो है वो यहां पर सुधरती हुई नजर आएगी। तो ये है 4 पॉइंट जो इनके द्वारा बोला गया है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल जो है ये हांगकांग के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग थोड़ा सा मैप में निहार लीजिए हांगकांग की लोकेशन कहां पर पड़ेगी। ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां पर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये हो गया चाइना। चाइना के नीचे आप लोग यहां पर आओगे तो आप लोग यहां पर हांगकांग देखने को मिलेगा। हांगकांग एक इकोनॉमिक हब भी माना जाता है, इसीलिए चाइना इसको जल्दी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। पहले हांगकांग की आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे इस आर्टिकल को भी प्रॉपर वे में। हांगकांग जो है यहाँ पर आज के डेट में काफी ज्यादा असंतोष उसमें देखने को मिलता है और कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को निकल कर आती है हांगकांग के अंदर। हांगकांग आज के डेट में जो चाइना का पार्ट बोलते हैं, चाइना बोलते हैं कि हमारी वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है। तो इसके चलते थोड़ा सा आप लोगों को इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा था जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर हांगकांग को अपने अंडर रखता था, यानी कि हांगकांग एक तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था, जैसे हमारी कंट्री में अंग्रेजों का रूल था। 1997 में यहां पर चाइना को ट्रांसफर किया गया हांगकांग, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। तो जब यहां पर ट्रांसफर किया गया तो यहां पर कई सारी बातें यहां पर बोली गई कि आज की डेट में कि एक मेनलैंड चाइना है और दूसरा यहां पर हांगकांग हो गया तो एक कंट्री होगी, यानी कि हांगकांग जो होगा वो चाइना का ही पार्ट होगा, पर लेकिन 2 सिस्टम होंगे। 2 सिस्टम का मतलब क्या है, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, चाइना के अंदर एक ही पार्टी का रूल रहता है और वहां पर उसी के हिसाब से सारा काम चलता है। पर लेकिन हांगकांग में प्रॉपर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। हांगकांग में प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, वहां की जो जनता है वो अपने आप को एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक पैटर्न में रखना पसंद करती है। तो ये बातें हैं यहां पर। तो यहां पर जो चीजें हैं देखते हैं अब उसको कैसे सुधारना है। अभी क्या है, चाइना ये सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी जो हांगकांग को अपने कंट्रोल में लेकर आया जाए और यहां पर भी वही पैटर्न फॉलो किया जाए जो चाइना के अंदर पैटर्न फॉलो किया जाता है। अभी यहां पर यह हुआ, अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी यहां पर पाई जाती है, चाइना जो मेन लैंड है उसके खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, तो हांगकांग से निकालकर उसको दंड जो है वो चाइना के अंदर ले जाकर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग ऐसा बोलिए, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है हमारी कंट्री के खिलाफ, तो हम लोग बोलने लगे कि पाकिस्तान से बाहर निकालकर हमारी कंट्री में लाकर हम लोग उसको सजा देंगे। तो क्या पाकिस्तान इसको अलाउ करेगा? तो वही बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यही बात यहां पर बोली गई, जिसके चलते बहुत लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिला हांगकांग के अंदर। हालांकि यह प्रोटेस्ट जो था 2019 में काफी एक तरीके से ऊंचाई पर पहुंचा, फिर थोड़ा सा शांत पड़ गया, पर फिर से यहां पर यह प्रोटेस्ट उभरता हुआ सामने आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पर्ल रिवर स्टोरी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर हांगकांग कोई आप लोगों से पूछे कहें तो पर्ल रिवर के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा न्यूज में, तो इसलिए आप लोग इसको याद रख सकते हैं। रिवर कहां पर है ये, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो जो गलियां थी वो लबालब भरी हुई थी, यहां पर लोगों से कहीं पर भी जरा से भी पैर रखने की जगह नहीं थी जब यहां पर प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि उनको दिख रहा था चाइना कैसी कंट्री है और हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर इस तरीके से चाइना ने हमारे ऊपर एक ग्रिप बना ली तो फिर कभी भी हम लोग अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आजाद पंछी को अगर पिंजरे में रखोगे तो तब ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी के चलते लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए। अब सड़कों पर आने का रीजन क्या था उसको आप लोग थोड़ा ढंग से समझिएगा। अभी जो प्रोटेस्ट था यहां पर, ये फिर से रिटर्न इसलिए बोला गया, पहले भी यहां पर हो चुका था हांगकांग में। अभी यहां पर जो हांगकांग में प्रोटेस्ट देखने को मिला तो ये 24 मई को देखने को मिला, यानी कि 4 दिन पहले। आज 28 मई है, 24 मई को जो हांगकांग में प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था, यहां पर पहले भी यहां पर जो प्रोटेस्टर थे, यानी कि जो यहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे और पुलिस के बीच में काफी झड़प देखने को मिली। पुलिस के द्वारा यहां पर जो वाटर कैनन वगैरह जो यूज किया गया, पानी जो बेसिकली इंसानों को साइड में करने के लिए आंसू गैस यूज की गई और पेपर स्प्रे, जो मिर्च का जो स्प्रे होता है वो यहां पर यूज किया गया ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। पर लेकिन ये किसी भी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है, देखिए जब भी यहां पर कोई प्रोटेस्ट करने एक आधा लोग आता है तो आप लोग पकड़ लेते हैं, पर सोचिए कि पूरी की पूरी सिटी सड़क पर आ गई, किस किस को मारोगे, किस किस को पकड़ोगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है नॉर्मली। और वो अगर शांति का प्रोटेस्ट रहे तो सही है, वहां पर अगर उसके अंदर झड़प हो जाए तो फिर देखिए अनकंट्रोलेबल चीजें हो जाती है वहां पर। तो जो ये मार्च स्टार्ट किया गया ओरिजिनली, ये एक प्लान मार्च था। रीजन क्या था उसके बारे में
मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। हांगकांग लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, इसको यहां पर LGCO बोला जाएगा हर जगह, ठीक है। तो हांगकांग लेजिस्लेटिव काउंसिल समझ लेना जब भी यहां पर लिखा है। उसके द्वारा बोला गया कि न्यू नेशनल एंथम बिल लाया जा रहा है, और ये जो नेशनल एंथम बिल है ये क्या काम करे कि अगर कोई भी चाइना के एंथम को यहां पर इंसल्ट करता है तो यहां पर उसको 3 साल की सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। यानी कि चाइना का जो एंथम है यहां पर उसका कोई भी यहां पर एक तरीके से इंसल्ट नहीं करेगा, अगर ऐसा हुआ तो 3 साल की यहां पर सजा सुनाई जाएगी। तो ये जो बिल था यहां पर ये बोला गया बेसिकली लाने के लिए कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा यहां पर एक तरीके से फोर्स किया गया लोकल लेजिस्लेचर को कि ऐसा काम यहां पर करे। तो जो प्रोटेस्ट है यहां पर वो यहां पर 2 डे बिफोर जब ये मार्च था उससे पहले चाइना ने क्या किया, यहां पर चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ने चौंका दिया हांगकांग के जो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, यानी कि जो चाहती है डेमोक्रेट रहे, उन्होंने बोला एक न्यू नेशनल सिक्योरिटी बिल भी लेकर आओ। यहां पर वो क्या करेगा, नेशनल सिक्योरिटी बिल जो है यहां पर ये पास कराने की बात की गई नेशनल पीपल कांग्रेस जो कि यहां पर बीजिंग में मिलती, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर इनके द्वारा क्या कोशिश की जा रही है, कंट्री में बोला जा रहा है कि एक नई सिक्योरिटी हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि जो आज की डेट में प्रोटेस्ट देखने को यहां पर मिल रहा है, इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट हांगकांग वाले नहीं कर रहे हैं, ये बाहर से लोग यहां पर प्रोटेस्ट इनका करा रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लगा हुआ है, जैसे कि यूएसए हो गया, फिर कोई दुश्मन कंट्री हो गया, उसकी वजह से यहां पर जो सिक्योरिटी है वो यहां पर खतरे में पड़ जाती है। तो इस तरीके से यहां पर जो कंडीशन है ये आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जो बिल है यहां पर ये इसके बारे में ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये एनुअल सेशन जो होता है यहां पर ट्यूसडे में जो हांगकांग लेजिस्लेचर के द्वारा, तो ये इसको पास कराया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, ताकि ये चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करके चल सके। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बीजिंग जो है वो उसको एक तरीके से अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं जो यहां पर हांगकांग की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसको बाईपास कर पाएंगे, जब भी कोई सिक्योरिटी का मैटर आएगा यहां पर ये काम अपना नहीं कर पाएगी। डायरेक्ट जो काम करेगा वो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में आप लोग समझिए कि चाइना यहां पर कंट्रोल करेगा सारी चीजों को। तो ऑथराइज्ड ऐसा ड्राफ्ट यहां पर पास करने की बात की जा रही है, जबकि अगर बेसिक लॉ के हिसाब से माने तो हांगकांग में जब से 1997 से जब से यहां पर ब्रिटेन के द्वारा हांगकांग ट्रांसफर किया गया है यहां पर ये चाइना को, तब से इनके द्वारा बोला गया कि अगर कोई भी यहां पर ये एंजॉय कर सकते हैं अपना खुद का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर होगी इनकी, और फाइनल जुडिक्शन इन्हीं के हाथ में होगी। बस यहां पर चाइना को जो ट्रांसफर किया गया था वो यहां पर डिफेंस और फॉरेन अफेयर ट्रांसफर किया गया था नॉर्मली, पर लेकिन आज के डेट में ये इस मैटर में जो कि ये इंडिपेंडेंट थे इसमें भी इंटरफेयर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है आज के डेट में चाइना के द्वारा, ताकि कंप्लीट हांगकांग को अपने हिसाब से यहां पर ये चला सकें। तो इसी के चलते लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली उनकी जो खुद की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो काम यहां पर नहीं कर पा रही है। और मैंने आप लोगों को यहां पर अभी एक बात बताई कि यहां पर जो सिस्टम है वो आप लोगों को वन कंट्री टू सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो वन कंट्री टू सिस्टम का जो एक बेस है वो ये भी है कि अगर कोई भी लॉ यहां पर पास किया जाता है तो हांगकांग का जो यहां पर लेजिस्लेचर है वो उसको रिपील कर सकता है, अगर उसको लगता है कि उसके हिसाब से यहां पर ये लॉ नहीं है। यानी कि आप लोग ये समझिए अगर कोई जबरदस्ती काम की जाए यहां पर तो हांगकांग उसको हटा सकता है एक तरीके से, कि जबरदस्ती आप लोग ऐसे काम नहीं कर सकते। इसको आप लोग ऐसे समझिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारी कंट्री में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आया गया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जजों को अपॉइंट करने में अब यहां पर 50% अपना रोल प्ले करेगी, पर लेकिन जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने इसको साइड में कर दिया। जुडिशरी बोली ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये हमारी इंडिपेंडेंसी में हट एक तरीके से, तो पूरा लॉ इन्होंने खारिज कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हांगकांग के अंदर कोई ऐसा लॉ लाया जाता है तो वो उसको रिपील कर सकते हैं, पर लेकिन यहां पर अगर यही पावर इनसे छीन ली गई तो फिर क्या वन कंट्री टू सिस्टम रह जाएगा, फिर तो वन कंट्री वन सिस्टम हो जाएगा। पूरा मॉडल यहां पर इन्हीं का होगा, चाइना का। और चाइना ऐसा क्यों कर रही है, चाइना बोलेगी जो प्रोटेस्ट यहां पर चल रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चल रहे हैं, लोकल लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पर बाहर के लोग यहां पर प्रोटेस्ट करा रहे हैं। तो हांगकांग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहां पर उसके इलेक्शन भी होने वाले हैं सितंबर में यहां पर। तो जो प्रो बीजिंग लोग हैं, इनके जो प्रो चाइना लोग हैं, उनके माइंड में ये भी फियर है कि कल को फिर से यहां पर इनके ऊपर अगर कंट्रोल यहां पर इसका हो जाता है, जो यहां पर प्रो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो ये हांगकांग को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओनली अगर बात करें यहां पर 70 सीट अगर डायरेक्ट इलेक्टेड यहां पर की जाती है, रेस्ट नॉमिनेट की जाती है, तो प्रो डेमोक्रेटिक जो सपोर्टर है यहां पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनके हाथ में पावर आएगी। और ये ऐसा इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि पास्ट में भी अभी यहां पर कुछ इलेक्शन हुए थे लोकल एरिया पर, तो वहां पर लगभग 452 सीट में से 390 सीट जो थी वो प्रो डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा जीत ली गई, यानी कि जो चाहते हैं हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी निकल कर आए। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग ये समझिए कि कंडीशन क्या चल रही है यहां पर। तो ये काउंसिल के जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन थे उसमें ये खूब दबाकर यहां पर जो जीते वो प्रो डेमोक्रेसी वाले जीते। तो इस तरीके से अगर आगे भी कोई भी इलेक्शन होगा तो प्रो डेमोक्रेसी वाले जीते, क्योंकि वे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, इससे कंडीशन ये आप लोग को देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते ये बातें यहां पर
निकल कर आ रही है। तो जो जो यहाँ पर पब्लिक की सपोर्ट है वो प्रो डेमोक्रेसी लोगों को है। तो न्यू पीस जो लेजिस्लेशन यहाँ पर आएगा ये बीजिंग यानी कि चाइना का ग्रिप कंट्रोल करेगा इसके ऊपर, ताकि रोका जा सके ऐसी हरकतों को। तो राइटर यहाँ पर साफ साफ चाइना को ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आप लोग चाहते हैं कि हांगकांग जो है वो आपके साथ में रहे, तो आप लोगों को हांगकांग को कंट्रोल नहीं करना है, आप लोगों को लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये बिल्कुल आप लोग कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा हमारी कंट्री में। अगर कुछ एक तरीके से बोलते हैं ना कि कई बार कि कंट्री में कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने दिखे थे कि जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग अपना पार्ट बना लेंगे, वैसे हम लोग अपने अमेंडमेंट करके आर्टिकल 370 में चेंज कर पर लेकिन लोगों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा कि लोगों को कब पार्ट बना पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहां पर दुनिया भर के रूल और रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो कैसे आप लोग उनको अपने साथ लेकर आ पाओगे। तो वो भी चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। तो वही बातें यहां पर बोली जा रही है कि हांगकांग को आप लोग एक तरीके से अपने अंदर मिला सकते हैं, पर लेकिन लोगों को मन आप लोगों को जीतना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को साथ लेकर नहीं आओगे तब तक हांगकांग साथ में नहीं होगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए अगर जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट की फैसिलिटी रहे, जो लोग हैं वहां पर खासकर जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन अच्छी मिलती रहे, उनको प्रॉपर वे में यहां पर इंक्लूड कर चला जाए एक तरीके से एक सिस्टम के अंदर में, ताकि जो टेररिस्ट जो कंटेंट है वहां पर गंदी मछली है कुछ वहां पर उनको साइड में रखा जा सके। देखिए जब कोई आदमी डिस्ट्रेस में होता है ना, अगर उसको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है, तभी उसको उल्टी सीधी चीजें बताकर अपने कंट्रोल में किया जाता है। वहां पर बुरी कंडीशन एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है वहां पर उल्टी सीधी हरकतों का। तो ये चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी पहले, तभी ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो पाएगी। आइए आगे बात करते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात की जा रही है बेसिकली नोवल कोरोना वायरस पूरी कंट्री को चपेट में लिए हुए है, पर लेकिन इसके चलते चलते भी आप लोगों को यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराने पड़ेंगे। आखिर कब तक आप लोग चीजों को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि एक नया नॉर्मल आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब एक नया सिस्टम आप लोग क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ में जूझा जा सके। तो ये बात बेसिकली यहां पर बोली जा रही है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए नोवल कोरोना वायरस जो पेंडेमिक महामारी है उससे तो सब जूझ ही रहे हैं यहां पर, इसी के चलते जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट यहां पर नहीं कराए जा रहे हैं। पर लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो यहां पर 10th क्लास के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे 15 जून से, यानी कि आज जो है 28 में है, तो मई से अगला महीना जून हो गया। तो यहां पर लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखें तो 17-18 दिन यहां पर बचे हुए हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा बोला गया है कि ये एग्जाम कंडक्ट यहां पर कराएंगे। अब यहां पर जो अनाउंसमेंट किया गया है इसमें बोला जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट की जाएगी। स्पेशल अरेंजमेंट यहां पर बनाई जा रही है, जो सीट है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी यहां पर बच्चों को जब बैठाया जाएगा ताकि उनके बीच में डिस्टेंस रहे। इसी के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि एक कमरे में 10 से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा, यानी कि एक कमरे में ओनली 10 बच्चे रहेंगे। तो इस तरीके से जो बात की जा रही है, पहले जो सेंटर थे यहां पर वो 3000 के करीब थे, पर लेकिन अब इसको बढ़ाकर यहां पर 12,690 सेंटर कर दिया गया है, यानी कि 4 गुने से भी ज्यादा सेंटर यहां पर कर दिए गए हैं। तो बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा ये है कि देखिए अरेंजमेंट थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी पहले के कंपेयर में, ताकि जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा सके। अब कोविड-19 के तो केस दबाकर यहां पर डेली 4-6 7-7 हजार आ रहे हैं। अब कब तक हम लोग इसको कंट्रोल कर चलेंगे एग्जाम को, तो वो चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। पर लेकिन यहां पर जो टीचर हैं वो भी यहां पर कंप्लेन कर रहे हैं कि टाइम जो है वो काफी कम दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे भी आज के में एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियों को घर पर हैं या फिर अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो प्रॉपर पैटर्न में होंगे पढ़ाई के, जबकि एग्जाम से यहां पर 2-3 महीने से पहले एक बिल्कुल सीरियस वाले जोन में बच्चे आ जाते थे, पर लेकिन अब की बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है वो आप लोग को रिजल्ट के अंदर में नजर आएगा। तो इस तरीके से रिफ्रेश माइंड के साथ में बच्चे जो हैं वो पेपर नहीं दे पाएंगे आज के डेट में, जैसा माहौल आसपास देखने को मिल रहा है। तो जो एक्टिविटी है यहां पर कहीं ना कहीं जो यहां पर जो रूट है एक तरीके से मेमोरी इनटू परफॉर्मेंस जो यहां पर कन्वर्ट करती है बच्चे की, वो एक तरीके से वो वाला मोड यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन एक बात और बोली गई यहां पर, देखिए कई बार ऐसी कमिटी और रिकमेंडेशन यहां पर दी गई गवर्नमेंट को कि आप लोग एग्जाम के अंदर रिफॉर्म देकर आओ, तो कभी भी ये रिफॉर्म नहीं लाते थे। ये हमेशा बोलते थे कि हमसे अच्छा कुछ है ही नहीं है, जो हम लोगों ने स्टैब्लिश कर रखा है वो सबसे बेस्ट पैटर्न है। पर लेकिन अब कोरोना वायरस जो कि यहां पर किसी ने सोचा भी नहीं था, उसके चलते यहां पर कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि अब यहां पर सब रिफॉर्म लाने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो पहले यहां पर जो एस्टेब्लिश सिस्टम था उसको बोलते थे बिल्कुल अच्छा है, कोई भी यहां पर इसके अंदर चेंज लाने की जरूरत नहीं है, और कोई प्रेशर लेने की कोशिश नहीं करते थे कैसे रिकमेंडेशन लेकर आए, कोई कमेटी कितना ही क्रिटिसाइज कर ले। पर लेकिन काउंटलेंस कमेटी यहां पर आकर चली गई, किसी ने भी यहां पर बातें नहीं मानी। अब सारी बातें मानने के लिए तैयार है। वो ये कि जब तक सर पर आकर पड़ती नहीं है तब तक चीजें स्टार्ट नहीं होती हैं। तो वो कंडीशन आप लोगों को अब यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब किस तरीके से एक नया नॉर्मल आप लोग तैयार करेंगे, कैसे सिस्टम को आप लोग आगे लेकर चलेंगे, तो वो अब आप लोग यहां पर एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना यहां पर अब काम नहीं चलने वाला है। अब तक तो जैसे तैसे काम चल रहा था, पर लेकिन अब आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
क्योंकि यहां पर एक आप लोगों को पता है, अगर एग्जाम में जाकर बैठते हैं, जैसे अगर आप लोग यूपीएससी का पेपर पे आप लोगों ने पहले दिया हो, तो वहां पर एक थंब इंप्रेशन भी लिया जाता है। अब मान लीजिए वो पैड है यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन के अंगूठे में लगकर आ रही है, फिर दूसरे में लगकर जा रही है, तो उससे भी यहां पर एक तरीके से वायरस फैलने के चांसेस हैं। किसी टीचर को अगर यहां पर इन्विजिलेटर को यहां पर लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, यहां पर सीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पेपर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो सब बच्चों को एक ही पर्टिकुलर पर्सन से वायरस यहां पर फैल जाएगा। तो कैसे सैनिटाइज कर प्रॉपर वे में यहां पर चीजों को कंट्रोल कर आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर माहौल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर देखते हैं कि 15 दिन के टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर क्या ये एक अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा पाते हैं। तो जैसे साउथ कोरिया के अंदर नहीं इलेक्शन कंडक्ट करा दिए थे पेंडेमिक के ड्यूरेशन में ही, तो इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी क्या इलेक्शन और एग्जाम को प्रॉपर वे में कंडक्ट करा पाएंगे। हमारी कंट्री में अगर साउथ कोरिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, वहां पर जो जनसंख्या वो काफी कम है, हमारी कंट्री में जनसंख्या काफी ज्यादा है। पहली बात तो ये है, वहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, हमारे यहां पर पढ़े लिखे लोग थोड़े कम है। हमारे यहां तो कोरोना वायरस का मजाक ज्यादा उड़ाया जाता है, यहां पर बीमारी की तरीके से सीरियस ही नहीं लिया जा रहा है, उसको मजाक ज्यादा उड़ा रहे हैं लोग आज के डेट में। तो वो कंडीशन आप लोग देखने को मिलेगी। तो कई सारे तो लोगों का नाम कोरोना रख दिया गया आज की डेट में तो सिचुएशन ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चलते हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग को मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस यहां पर होना पड़ेगा, अगर इस लेवल पर आकर एग्जाम वगैरह आप लोगों को कंडक्ट कराने हैं। जो पुराने पैटर्न है वो आप लोगों को थोड़ा छोड़ने पड़ेंगे, जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं यहाँ पर चीजें वो आप लोगों को ड्रॉप करनी पड़ेगी। टीचर के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप अच्छे टीचर यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे अपनी ढंग से, क्योंकि काफी बड़ा रोल टीचर यहाँ पर प्ले करने वाले हैं। और ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं, ये आर्टिकल लिखने वाले हैं यहाँ पर कृष्णा कुमार, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मुझे जब भी यहाँ पर कोई एनसीईआरटी का फॉर्मर डायरेक्टर आर्टिकल लिखता है, तो तुरंत मुझे एक आर्टिकल याद आ जाता है, जब 8 नवंबर 2016 की बात की जा रही है। 8 नवंबर 2016 के जैसे ही इलेक्शन हुए यहां पर, तो एक आर्टिकल लिखा गया था एनसीईआरटी के डायरेक्टर के द्वारा, मुझे नाम याद नहीं है, तो उनके द्वारा बोला गया था कि यूएसए की जो लोग हैं, यूएसए की जो जनता है, उनकी जो अकल है वो घुटने में जा चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान को चुनकर लेकर आए। तो मुझे जब मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा, तो मैंने पढ़ा भी था हालांकि वो आर्टिकल, तो उस टाइम पर ये देखने को मिला था कि एक एनसीईआरटी का जो डायरेक्टर है वो कितना गुस्सा उबल रहा है यूएसए की जनता के ऊपर, कि जनता ने कैसे इंसान को चुनकर यहां पर प्रेसिडेंट बना दिया है। तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यही है, मुझे कई बार याद आ जाता है जब भी यहां पर कोई डायरेक्टर ऐसे यहां पर कोई आर्टिकल लिखता है। तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, छोटी सी एक बात थी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, तो पहले क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, उसके बाद में फिर यहां पर देखते हैं आर्टिकल। इस आर्टिकल में जो बात की जा रही है, यहां पर ये लोकस्ट के बारे में बात की जा रही है, इसको बोलते हैं टिड्डी। आप लोग यहां पर एक बार देख लीजिए, यहां पर इनका चेहरा निहार लीजिए, कैसी दिखती हैं, क्या कंडीशन है यहां पर। तो ये है यहां पर टिड्डी, कुछ ऐसे आप लोगों ने देखा ना, टिड्डे आप लोगों ने हरे हरे कलर के देखे होंगे। अगर ये कहीं पर भी आते हैं तो इतनी ज्यादा तादाद में आते हैं, ये हजारों लाखों की तादाद में आते हैं, और जिस भी फसल पर बैठ जाते हैं उस फसल को मिनटों में चट कर जाते हैं उसको। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। ये जो सिचुएशन है यहां पर, ये अभी हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न एरिया है, खासकर गुजरात राजस्थान वाला ये एरिया, यहां पर काफी ज्यादा इंपैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है, और उसी से रिलेटेड आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में यहां पर ये बोला गया है, जो टिड्डी का यहां पर ये अटैक है वेस्टर्न पार्ट में हमारी कंट्री में, तो ये एक नया डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी कंट्री में पेंडेमिक के वजह से, यानी कि कोरोना की वजह से झेल रहे हैं, अब एक नया डिजास्टर यहां पर हो गया, जो टिड्डी का अटैक भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। अगर एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करें तो छोटा एक आप लोग ऐसे की तरीके से ले सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक अच्छा आंसर लिखिएगा। स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो इसे 100 से 150 शब्द में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए अब यहां पर नजर डालते हैं। सबसे जो बड़ी बात बोली गई यहां पर, अभी बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन से हमारी कंट्री जूझ रहा है। कुछ दिनों पहले मोस्ट पावरफुल साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिला। यह साइक्लोन जो था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काफी बड़ा इंपैक्ट डालकर गया। साइक्लोन का नाम क्या था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को बताया था मैंने न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो में, और किसके द्वारा उसका नाम दिया गया था वो भी आप लोग बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। प्रीलिम्स से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं आप लोगों से, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर मोस्ट पावरफुल साइक्लोन देखने को मिला, जो डिकेड में यहां पर सुपर साइक्लोन उसको बोला गया। इसी के साथ में हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जान जा चुकी है, उससे भी ज्यादा हजारों लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और अभी यहां पर वेस्ट में एक और नई बीमारी यहां पर आकर खड़ी हो गई है, तेजी से बढ़ती हुई, जो यहां पर ये टिड्डी का अटैक है राजस्थान और गुजरात के ऊपर, इवन मध्य प्रदेश के अंदर भी। ये एक नया एग्रीकल्चर डिजास्टर, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में खेती के ऊपर महामारी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जो टिड्डी का जो अटैक है यहां पर, ये जो खासकर यहां पर इंपैक्ट डालता है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो ये एक तरीके से उसको बर्बाद करके रख देता है। तो अभी यहां पर यही चीजें देखने को मिल रही है। इसके बारे में हालांकि वार्निंग भी दी जा चुकी थी यहां पर, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
लोकस्ट वार्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये कहां पर है? ये जोधपुर राजस्थान के अंदर ही है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एलडब्ल्यू आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा भी यहां पर ये बोला गया कि अब तक टोटल मिलाकर 13 बार ऐसे यहां पर टिड्डी के अटैक हो चुके हैं 1964 से लेकर 1997 तक। पर लेकिन 2010 के बाद में कोई ऐसा बड़ा अटैक देखने को नहीं मिला। पर लेकिन फिर भी बात ये बोली जा रही है, अगर कोई अटैक एक बार होता है तो उसका जो इंपैक्ट रहता है, जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा इंपैक्ट रहता है, 2 साल तक रहता है, और कंप्लीटली शांत होने में उसको 8 साल तक लग जाते हैं। यानी कि अगर टिड्डी का कोई इंपैक्ट यहां पर पड़ गया तो कंप्लीटली, तो एक तरीके से उसको कंट्रोल करने में, तो जो कंट्रोल होता है वो तो 2 साल में होता है जाकर, पर लेकिन वो नहीं कहते, फिर भी केस आते रहते हैं फिर भी आप लोगों को ये चीज देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए यहां पर लगभग 8 साल लग जाते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहां पर जो ये सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो वर्ष इन डिकेड यहां पर देखने को मिल रहा है, जो अभी फिलहाल इसके बारे में बोला जा रहा है, जिस तरीके से टिड्डी यहां पर अटैक कर रही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार अटैक देखने को मिला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहले भी यहां पर इसके अटैक देखने को मिल चुके हैं। तो ईस्टर्न पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट और इसी के साथ में डिजीज एंड, ये है आप देखिए क्या होता है बेसिकली यहां पर, ऐसा जैसे आप लोगों ने देखिए कोरोना वायरस की वजह से यहां पर एक तरीके से इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा था, तो पहले कई सारे एक्ट बनाए गए थे उसको टैकल करने के लिए। तो इसी तरीके से यहां पर इसके लिए भी एक्ट बनाए जा चुके हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो पहले से ही ऐसे एक्ट आप लोगों को देखने को मिल, तो इसलिए 2 एक्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। एक तो है यहां पर ईस्ट पंजाब ये एग्रीकल्चर पेस्ट डिजीज एंड नक्शस वीड एक्ट, ये एक ही एक्ट है, 2 में गलत हो गया यहां पर, ठीक है, कंप्लीट एक ही है यहां पर, ईस्टर्न पंजाब एग्रीकल्चर पीस डिजीज एंड यहां पर नोक्सियस वीड एक्ट 1949। तो ये यहां पर जो एक्ट बनाया गया था, ये एक्ट आप लोगों के सामने यहां पर इसका बेसिक क्या था, यहां पर फंडा, बेसिक फंडा ये था कि यहां पर पावर दी जाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में कि यहां पर जो 14 ईयर से नीचे के जो भी यहां पर रेजिडेंट हैं, खासकर इसकी एज के नीचे के हैं, उनको ऑल पॉसिबल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए। और यहां पर लोगों को जेल में भी डाला जा सकता है अगर लोग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना खतरनाक यहां पर ये देखने को बेसिकली मिलता है। ये जो बेसिकली टिड्डी है, ये खेती के लिए काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर डालने वाली चीजें हैं। इसी के साथ में जो यहां पर जो वार्मिंग रहती है इंडियन ओशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं इनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराती है, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। लास्ट ईयर जो थे यहां पर फियर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहां पर जो फियर थे, यहां पर मॉनसून जो था वो बोला जाता शॉर्ट रहेगा। इन लीनो की वजह से यहां पर वार्निंग जो थी एक तरीके से देखने को मिली। 2 चीजें होती हैं, देखिए इन लीनो जो होती है यहां पर ये क्या करती है, ये मौसम को एक तरीके से ऐसा कर देती है कि बारिश जो होती है वो कम होती है, ठीक है। इन लीनो या फिर आप लोग इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में बात करें तो इसकी वजह से जो मॉनसून है वो काफी कम आती है, ठीक है। पर जुलाई के बाद में आप लोग देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला यहां पर इंडियन ओशन डाइपोल की चलते, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो थोड़ा सा जो पैटर्न है थोड़ा सही हो गया, जो रेन है वो थोड़ी अच्छी आ गई। तो जितनी वर्स्ट कंडीशन देखने को मिल रही थी कि ऐसा होने वाला है, तो ऐसा यहां पर रिलेटिवली नहीं देखने को मिला। ये डाइपोल आप लोग समझने की कोशिश कीजिए यहां पर इस तरीके से। देखिए होता क्या है यहां पर, इसके ऊपर भी यूपीएससी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पॉजिटिव डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव डाइपोल होता है जब यहां पर ये अफ्रीकन वाली साइड में वार्मर टेंपरेचर होता है, तो यहां पर एक अच्छा खासा मानसून आता है और फिर हमारी कंट्री में जो बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर जो यहां पर ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहां पर ये बारिश होने के चांस घट जाते हैं, क्योंकि यहां पर कूलर कंडीशन होती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी आज के दिन में काफी ज्यादा उमस देखने को मिलती है, गर्मी देखने को मिलती है। तो ये एक साइन भी है कि जल्दी ही यहां पर मानसून आने वाला है, क्योंकि मानसून की एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होती है इससे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डाइपोल जो होता है, ये कहीं ना कहीं बारिश ज्यादा करने का काम करता है इस पर्टिकुलर रीजन में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, यहां पर ये यहां पर जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ये हो गया वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। तो यहां से आता है जिसको आप लोग, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो अगर यहां पर पॉजिटिव डाइपोल है, पॉजिटिव डाइपोल इसलिए यहां पर बोला जा रहा है इंडियन ओशन में, क्योंकि हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका इंपैक्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। नेगेटिव डाइपोल क्या होता है, वो यहां पर इंक्रीज कर देता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बारिश, वार्मर टेंपरेचर इधर होता है, यहां पर कूलर टेंपरेचर रहता है, तो यहां पर बारिश कम होती है। तो ये भी हमारी कंट्री में मानसून के ऊपर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, इनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। नहीं भी पढ़े तो आप लोगों को मैंने बता दिया यहां पर किधर किधर टेंपरेचर क्या रहता है और जिसकी वजह से बारिश कहां कहां पर कम और ज्यादा होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में आप लोग याद रखिएगा, नेगेटिव हमारे लिए वो होगा जब कम बारिश होगी, पॉजिटिव हमारे लिए वो होगा जब अच्छी बारिश होगी। और पॉजिटिव तब होगा जब वार्मर टेंपरेचर होगा, इसका मतलब यहां पर वार्मर टेंपरेचर होगा यहां पर अफ्रीका वाली साइड में जहां से मानसून आता है हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट आप लोग की समझ में आना चाहिए। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि पहले लग रहा था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, पर बाद में चल के सिचुएशन जो थी वो नॉर्मलाइज हो गई। पर लेकिन बात करें अफ्रीका के अंदर जो डेजर्ट वाला एरिया है, यहां पर जो एक तरीके से जितनी बारिश होनी थी
वो उस लेवल पर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ब्रीडिंग ग्राउंड कई बार यहां पर बन जाता है जो यहां पर टिड्डी के लिए। पर लेकिन यहां पर आप लोग देखिए, ये पर्टिकुलर मैप आप लोग देखिए, यहां पर अगर कोई भी टिड्डी वगैरह यहां पर अफ्रीका के अंदर यहां पर कोई टिड्डी वगैरह देखने को मिलती है यहां पर, ठीक है, तो वो आसानी से यहां पर हवा के साथ में, फ्लो के साथ में हमारी कंट्री में भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, पाकिस्तान में इधर आप लोगों को देखने को मिलता है ये इस तरीके से। इसीलिए वेस्टर्न साइड में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस में क्वारंटीन ये सब चीजों के चलते पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान ये कंट्री जो है ये कहीं ना कहीं जो टिड्डी के लिए जो स्प्रे वगैरह किया करते थे, जो भी यहां पर जो स्टेप उठाया करते थे, उसको ये इग्नोर कर गए और कहीं ना कहीं वो इग्नोर करना इनको भारी पड़ गया। उसके चलते जो ये अटैक था ये काफी ज्यादा बढ़ गया। पर लेकिन फिर भी एक अच्छी बात आप लोग ये बोल सकते हैं, अब फिलहाल जो ये अटैक आ रहा है, अभी सारे गेहूं वगैरह सबके कट चुके हैं, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा फसलें खेतों में नहीं है। कहने का मतलब ये स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो काफी लिमिटेड है, तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव साइन आप लोग बोल सकते हैं। फोरकास्ट जो की गई है वो अच्छी रेन की गई है, ये भी इनके ऊपर इंपैक्ट डालती है। पर लेकिन फिर भी अगर ब्रीडिंग ग्राउंड इनको यहां पर मिलता है तो ये भी एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट यहां पर करते हुए आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि आज के दिन में कोरोना वायरस से जूझ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इस तरीके से जो डिजास्टर है वो क्रिएट यहां पर हो सकता है। आप लोगों को ये साल देखो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, डिजास्टर आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, टिड्डी का अटैक आ रहा है, यानी कि ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है लगातार। तो ये कंडीशन यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग ये समझिए, जो माहौल बनता है ना, जैसे आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर खांसी नजला जुकाम है, उसको फीवर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, कोई और बीमारी लग जाए वो भी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीजें सारी ऐसी हैं कि एक दूसरे को एम्पलीफाई करती हैं। जब ये कंडीशन यहां पर बनती है तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो कंट्रोल कैसे करना है? तो कंट्रोल किया जा सकता है सबसे अच्छे से साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी कि डेवलपमेंट एक ऐसा तरीका है जो इन चीजों को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यही बात बोली जा रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना प्रॉपर जो पता है। जैसे जापान में बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं जापान में काफी ज्यादा यहां पर एक तरीके से जो मौसम के जो एक तरीके से फिनोमिनन है, जो भी वहां पर आप लोग टाइफून वगैरह बोलिए, तो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं, ठीक है। जैसे साइक्लोन वाली कंडीशन हमारे एरिया में बोली जाती है, तो इस तरीके से वहां पर वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर चलते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है और तुमको उसके साथ में लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ हम लोग भी यहां पर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक दूसरे को ब्लेम गेम छोड़कर जैसे ऐसे निकलते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में डेथ हो गई तो ये पुलिस थाना बोलता है मेरे एरिया का नहीं है, उस एरिया का है। तो कई बार स्टेट भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरे एरिया की बाउंड्री है, उस स्टेट की बाउंड्री है, केस उस स्टेट का है। तो ये कंडीशन छोड़कर, जैसे पॉलिटिशियन है, ये मेरा काम नहीं है, उसका काम है, ये उस पॉलिटिकल पार्टी का था, ये मेरा काम नहीं था। तो उन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठकर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से काम करने की कोशिश कीजिए, अच्छी पॉलिसी लेकर आइए, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि प्रॉब्लम को अपनाकर ही आप लोगों को चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम जो है वो पार्ट होती है लाइफ का। वही सनी देओल वाला डायलॉग याद आ जाता है फिर बॉर्डर मूवी का कि मथुरा दास, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के साथ में जीना सीखना पड़ेगा यहां पर, और उन्हीं को कैसे टैकल करके चलना है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ अगर इंसान को आराम से मिल जाए तो फिर इंसान को भी तो मजा नहीं आता ना। इसीलिए फिर क्या करता है, फिर उल्टी सीधी हरकतें वैसे करता है, कहीं बम ब्लास्ट कर दिए, कहीं कुछ और हरकतें करते घूमते रहते हैं। तो क्यों ना नेचर ही यहां पर प्रॉब्लम डालती रहे और उसी के साथ में जूझते रहो। नेचर ऐसा भी है कि किसी के साथ में भेदभाव भी नहीं करेगी, वो सबको एक तरीके से लेकर चलती है। तो ये एक अच्छी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कि नेचर भी बदला ले रही है, कि जिस तरीके से तुम बर्बाद कर रहे हो यहां पर पृथ्वी को, उस तरीके से नेचर भी एक बदला ले रही है यहां पर। तो पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर साथ में आए और सब मिलकर यहां पर चीजों को टैकल करें, ब्लेम गेम को थोड़ा साइड में रखें, तभी जाकर सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो। देखो यार, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल में चीजें लिखी होती हैं। दूसरी बात यहां पर यह आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैं न्यूज़पेपर काफी लंबे समय से पढ़ रहा हूं। ये जो न्यूज़पेपर होता है पहले ये इसी पैटर्न में यहां पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो आज की डेट में यही काम बीजेपी के साथ में कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि बीजेपी के अपोजिट में, कांग्रेस की साइड में, या फिर उस टाइम पर लोग बोलते थे कि पार्टी के इतने पीछे को पढ़ाए ना धो के न्यूज़पेपर। तो बेसिकली आप लोग क्रिटिकल क्रिटिज्म करके दिखाते हैं यहां पर, यानी कि आप लोग का एक क्रिटिकल माइंड तैयार करके देता है कि आप लोग सोच सके कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आप लोगों को रियलिटी दिखाता है कि सोसाइटी में रियलिटी क्या चल रही है। कल को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनोगे, अगर ये चीजें आप लोगों को पता रहेंगी तो ही आप लोग वहां पर सर्वाइव कर पाओगे, वरना पॉलिटिशियन बेचकर खा जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो वही इसीलिए देखा कई सारे जो आईएएस ऑफिसर है वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं रिसेंटली, अभी कितने ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो वही लोग हैं जो लगते हैं जिनको मूवी देखकर जाते हैं बच्चन पांडे बनेंगे, वहां पर जाकर ये होगा वो होगा, पर लेकिन एग्जैक्टली वहां पर सोसाइटी एग्जैक्टली जब जाते सिस्टम के अंदर में तो कंडीशन कुछ और देखने को मिलती है। बहुत सारे यार दोस्त हैं जो आज के दिन में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे पता चलता रहता है। तो यहां से सिचुएशन ये निकल कर आती है कि आप लोग जो है एक ऐसा माइंड प्रिपेयर करके चलो कि कुछ भी हो जाए कि आप लोगों को खेम का जैसा बनना है। ठीक है, भले ही 1000 ट्रांसफर हो जाए पर लेकिन अपना काम नहीं छोड़ना है। तो वही चीजें हैं, एक पैटर्न आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। देखिए हर एक इंसान का अपना लाइफ का जीने का तरीका होता है, आप लोगों को भी अपना तरीका चूज करना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके में जीना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जाए दो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से इनके बारे में पूछा जा सकता है। पहला यहाँ पर ओलिवर ये है विलियमसन, दूसरा है एल्बर्टो एलिसिना। तो दोनों पर्सनैलिटी जो है ये इकोनॉमिस्ट थे। यहाँ पर देख आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये इटालियन इकोनॉमिस्ट थे यहाँ पर एल्बर्टो एलिसिना, और यहाँ पर जो यहाँ पर विलियमसन थे ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। विलियमसन जो थे यहाँ पर इनको 2009 में नोबेल प्राइज भी दिया गया यहाँ पर, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जो यहाँ पर इकोनॉमिक साइंस के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है 21 मई को, और इनकी जो डेथ हुई है ये 23 मई को, यानी कि जो यहाँ पर एल्बर्टो है इनकी डेथ हुई 23 मई को, और जो यहाँ पर विलियमसन है इनकी डेथ हुई 21 मई को। तो इन्हीं के बारे में बेसिकली बात बताई जा रही है। इनके द्वारा जो सजेशन दिए गए हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, कई बार यहां पर पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये है इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए, ना जानने से कुछ जानना भला होता है, कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को रहेगी। अगर कुछ आगे आप लोगों के सामने क्वेश्चन वगैरह कुछ निकल के आते हैं तो आप लोग चीजों को जान पाएंगे कि हाँ थोड़ा बहुत इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो दोनों पर्सनैलिटी यहाँ पर रिसेंटली अभी कोविड-19 की जो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है उसमें इनकी डेथ हुई है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अच्छे से इसका आंसर दीजिए। अरेबियन जो डेजर्ट है यहाँ पर वो एक तरीके से ईस्टर्न एशिया में देखने को मिलता है। दूसरा बोला गया यहाँ पर 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में और लार्जेस्ट है एशिया के अंदर में जो अरेबियन डेजर्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ए में बोला गया, 2 बी में बोला गया, सी में बोला गया, बोथ डी में बोला गया, नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहां पर इसका बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है क्योंकि ये ईस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न एशिया के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों को यहां पर मैप में दिखाना चाहूं तो ये आप लोगों को पर्टिकुलर ये हो गया एशिया, अगर आप लोग लेकर चलते हैं तो ये वेस्टर्न एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर एशिया के अंदर सबसे बड़ा आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि यहां पर बात की जा रही है। एक साइड में पर्शियन गल्फ, दूसरी साइड में आप लोग यहां पर रेड सी यहां पर देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहां पर ओमन और यमन तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। उधर जॉर्डन और इराक तक ये गया हुआ है, ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में जो यहां पर इसके जो बेसिकली एरिया की बात की जा रही है तो इसको अरेबियन पेनिनसुला के नाम से भी आप लोग जानते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। जैसे आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, तो 3 साइड से यहां पर पानी से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुला हो गया। यहां पर टोटल जो इसका एरिया यहां पर ये है 23,30,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया देखने को मिलता है, और वर्ल्ड में 5वें नंबर का और एशिया में पहले नंबर का ये एक रेगिस्तान है जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। देखा होगा कई सारी मूवीज में सऊदी अरेबिया के बारे में दिखाया जाता है, तो वही चीजें आप लोग यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर आप लोग इसको अच्छे से पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों का फीडबैक होता है। तो फीडबैक बनता है यहां पर कि आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए लेक्चर के बारे में। बाकी इसी के साथ में अगर पसंद नहीं आते तो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक करके कमेंट बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया है, ताकि वो भी फीडबैक मुझे मिल सके कि हाँ क्या क्या चीजें यहां पर इंप्रूव की जा सकती हैं। यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। टेलीग्राम स्टडी लवर वीर के नाम से सर्च कर लीजिएगा। यहां पर 1,10,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, और लिंक वीडियो के नीचे आप लोग यहां पर मिल जाता है। सारी वीडियो के लिंक यहां पर मिल जाती है। अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो भी आप लोग यहां पर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को तुरंत उसके वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर पसंद आया तो ही लाइक कीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।